शाम के 6 बजे मौसम बेहद खराब है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। जोर जोर से बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। रामपुर गांव की एक संकरी सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला खड़ा है जिस पर लिखा है राजू चिकन पकौड़े वाला। ठेले के ऊपर एक फटी हुई तिरपाल बंधी है जिससे पानी की बूंदें नीचे टपक रही हैं। राजू खौलते हुए तेल में पकौड़े छान रहा है। धुएं और मसालों की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही है। राजू की नजरें बार बार आसमान की तरफ उठती हैं। अरे ओ काले बादलों, बरसना ही था तो 2 घंटे बाद बरस लेते भाई। अभी क्यों एक गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? शाम का यही वक्त तो होता है जब 2-4 ग्राहक आते हैं। अगर आज कोई बोहनी नहीं हुई तो घर की टपकती छत कैसे ठीक करवाऊंगा? राशन का डिब्बा भी सुबह से खाली पड़ा है। कमला घर पर राह देख रही होगी कि राजू आएगा तो चूल्हा जलेगा। हे भगवान, आज लाज रख लेना बाबा, लाज रख लेना। तभी उस घनघोर बारिश में ठिठुरता हुआ, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा भिखारी दौड़ते हुए आता है और राजू के ठेले की तिरपाल के नीचे एक कोने में दुबक जाता है। ठंड के मारे उसके होंठ कांप रहे हैं और वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रहा है। अरे बाबा, इतनी कड़कड़ाती ठंड और आफत की बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? देखो, तुम तो पूरे भीग गए हो। शरीर थरथर कांप रहा है तुम्हारा। बेटा, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। इस बारिश ने तो कहीं सिर छुपाने की जगह भी नहीं छोड़ी। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, आप फिक्र मत करो। जब तक राजू का ये ठेला खड़ा है, मेरे सामने कोई भूखा नहीं सो सकता। आप बस 2 मिनट रुको, अभी आपके पेट के चूहों को शांत करता हूँ। राजू तुरंत कढ़ाई से गर्मा गर्म कुरकुरे और मसालेदार चिकन पकौड़े निकालता है। उन्हें एक पत्ते के दोने में सजाता है, ऊपर से तीखी हरी चटनी और प्याज डालता है और बड़े आदर से बुजुर्ग की तरफ बढ़ा देता है। लो बाबा, ये गर्मा गर्म चिकन पकोड़े खाओ। इसे खाते ही बदन में थोड़ी गर्मी आ जाएगी और भूख भी भाग जाएगी। जीते रहो बेटा। इस मतलबी दुनिया में जहां लोग अपनों को नहीं पूछते, वहां तुम जैसे परोपकारी इंसान को देखकर भगवान पर भरोसा और बढ़ जाता है। तुम्हारी इस दया का फल तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा बेटा। बूढ़ा भिखारी अभी पकौड़े खा ही रहा था कि तभी सड़क के दूसरी तरफ से छाता लगाए ठाठ बाट से गांव के जमींदार का बेटा विक्रम वहां से गुजरता है। विक्रम बेहद आलसी है, दिन भर ताश खेलता है और दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। राजू की मेहनत और उसकी ईमानदारी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। वो राजू को देखकर रुक जाता है और ताना मारते हुए हंसता है। अरे ओ राजू, क्या बात है भाई, आज तो पहला ग्राहक बड़ा वीआईपी ढूंढा है तुमने। वाह रे किस्मत, इस कड़क कड़ाती बारिश और तूफान में ठेला लगाए बैठे हो। अकल घास चरने गई है क्या तुम्हारी? लोग इस मौसम में घरों में दुबके हैं और तुम यहाँ कीचड़ में पकौड़े तल रहे हो। विक्रम भाई, पेट की आग और घर की जरूरतें इंसान को मौसम देखकर काम करने की इजाजत नहीं देती। मेहनत करना मेरा फर्ज है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ में? अरे अपनी दुकान की हालत तो देखो। तुम्हारे ये घटिया चिकन पकोड़े इंसान तो क्या, बस ये रोड पर घूमने वाले भिखारी ही खा सकते हैं। कोई ढंग का अमीर आदमी तो तुम्हारे इस गंदे ठेले के पास थूकेगा भी नहीं। विक्रम भाई, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। मेरे पकोड़े कोई भिखारी खाए या कोई राजा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखा इंसान सिर्फ भूखा होता है, उसकी कोई जात या हैसियत नहीं होती। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, एक भूखे को अन्न दे रहा हूँ। मेरा हिसाब वो ऊपर बैठा भगवान रखेगा।
हाँ हाँ, देख रहा हूँ। वो ऊपर वाला भारी बारिश के रूप में तुम्हारी दुकान बंद करवाकर तुम्हें बड़ा तगड़ा फल दे रहा है। बैठे रहो इसी भिखारी के भरोसे, शाम तक 1 रुपया भी जेब में नहीं आएगा। मैं तो चला भाई अपने गर्म कमरे में चाय पीने। विक्रम पैर पटकता हुआ और हंसता हुआ वहां से चला जाता है। बूढ़ा भिखारी पकौड़े खाकर राजू को आशीर्वाद देता है और आगे बढ़ जाता है। बारिश और तेज हो जाती है। राजू उदास मन से अपने ठेले को आगे बढ़ाता है। वो सोचता है कि शायद बस स्टैंड या चौराहे के पास कोई राहगीर मिल जाए जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो सके। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। अचानक ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंसता है। राजू पहिया निकालने के लिए नीचे झुकता है। तभी सड़क के किनारे कीचड़ में डूबी एक पारदर्शी प्लास्टिक की पन्नी पर उसकी नजर पड़ती है। वो पन्नी को उठाता है और साफ करता है। अरे ये क्या है? कोई बटुआ तो नहीं लगता? अरे ये तो कोई सरकारी आईडी कार्ड है। और इसके साथ ये क्या है? ढेर सारे सरकारी दफ्तर के जरूरी कागजात और पेंशन के दस्तावेज। राजू आईडी कार्ड पर लगी धुंधली तस्वीर को ध्यान से देखता है और चौंक जाता है। अरे ये तस्वीर तो अपने गांव की उस बड़ी पुरानी कोठी वाले जमींदार दादाजी की है। हे भगवान, ये तो बहुत जरूरी सरकारी कागज हैं। इनके बिना तो सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता। और बुजुर्गों की पेंशन और मुफ्त इलाज के सारे दस्तावेज भी इसी से जुड़े होते हैं। बेचारे दादाजी को जब पता चलेगा तो वो कितने परेशान हो रहे होंगे। राजू एक पल के लिए रुकता है और अपने खाली ठेले को देखता है। उसके मन में एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। पर अगर मैं अभी ये कोठी पर लौटाने गया तो मेरा ये ठेला बंद हो जाएगा। आज की बोहनी भी नहीं हो पाएगी। घर का राशन कैसे आएगा? कमला भूखी बैठी होगी। क्या करूं? पहले पकौड़े बेचूं या पहले ये कार्ड देने जाऊं? राजू अपने दिल पर हाथ रखता है और उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है, नहीं राजू, अपनी चंद पैसों की कमाई के चक्कर में किसी बुजुर्ग की लाचारी और परेशानी को अनदेखा मत कर। पैसा तो कल भी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर ये कागज गुम हो गए तो वो बुजुर्ग कहीं के नहीं रहेंगे। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। राजू तुरंत अपने ठेले को एक सुरक्षित पेड़ के नीचे बांधता है और मूसलाधार बारिश में भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए गांव के दूसरे कोने में बनी बड़ी कोठी की तरफ दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में वो आलीशान कोठी के बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वो हिम्मत करके भारी लोहे का सांकल खटखटाता है। खट खट खट। अंदर से एक बहुत ही चिड़चिड़े और परेशान मिजाज के बुजुर्ग जमींदार दादाजी बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं और वे बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। कौन है भाई? इस आफत की बारिश और तूफान में दरवाजा ऐसे पीट रहा है जैसे कोई आफत आ गई हो। भीख मांगने का यही वक्त मिला है क्या तुम लोगों को? जाओ भागो यहाँ से। पहले ही मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरा दिमाग मत चाटो। माफ करना दादाजी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं तो गांव का वही पकौड़े वाला राजू हूँ। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि आपको कुछ लौटाने आया हूँ। लौटाने? क्या लौटाने आए हो? मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। दादाजी, सड़क पर कीचड़ में आपकी ये प्लास्टिक की पन्नी गिरी मिली थी। इसमें आपका सरकारी आईडी कार्ड और बहुत सी जरूरी कागजात हैं। मुझे लगा कि इसके बिना आपके काम रुक जाएंगे, इसलिए मैं तुरंत दौड़ता हुआ यहाँ आया। देख लीजिए, ये आपका ही है ना? जैसे ही जमींदार दादाजी की नजर उस आईडी कार्ड और कागजात पर पड़ती है, उनके चेहरे का पूरा गुस्सा गायब हो जाता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और देखते ही देखते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। वे तुरंत राजू का हाथ थाम लेते हैं। बेटा, ओ बेटा, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो।
तुम मेरे लिए साक्षात भगवान का फरिश्ता बनकर आए हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने आज मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। दादाजी, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें रोने वाली क्या बात है? बेटा, इसी आईडी कार्ड और इन कागजातों के भरोसे अस्पताल में मेरी बीमार पत्नी के मुफ्त इलाज की सरकारी फाइल पास होनी थी। आज इसकी आखिरी तारीख थी। अगर ये आज ना मिलता तो कल अस्पताल वाले मेरी पत्नी को बाहर निकाल देते और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। मैं पिछले 2 घंटे से इसे ढूंढ रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। तुमने आज मेरी पत्नी की जान बचा ली बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दादाजी, शुक्रिया मत कहिए। आपकी पत्नी जल्दी ठीक होकर घर लौट आए, बस भगवान से यही दुआ है। आपके चेहरे पर जो ये सुकून आया है ना, यही मेरी आज के दिन की सबसे बड़ी कमाई है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ठेले पर वापस जाना है। जमींदार दादाजी से विदा लेकर राजू वापस अपने ठेले पर आता है। शाम ढल चुकी है और बारिश थोड़ी थम गई है। राजू अपने ठेले को उस मुख्य चौराहे पर ले आता है जहां से शहर जाने वाली गाड़ियां गुजरती हैं। बारिश रुकते ही मौसम सुहावना हो गया है और कुछ लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। तभी 2 गांव की महिलाएं राहगीर राजू के ठेले के पास आकर रुकती हैं। अरे देखो तो जरा, राजू के ठेले पर कैसे कुरकुरे और लाल लाल चिकन पकौड़े छन रहे हैं। इस कड़क कड़ाती ठंड में तो मन तरस गया था कुछ ऐसा तीखा और गर्मा गर्म खाने को। हाँ भाई राजू, जरा हमारे लिए भी एक प्लेट बढ़िया मसालेदार चिकन पकोड़ा लगा दो। तीखी वाली हरी चटनी और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ हाँ चाची, अभी लीजिए, एकदम ताजा माल है। मसालों का तड़का ऐसा है कि खाकर आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी। राजू अभी पकोड़े पत्तल पर सजा ही रहा था कि तभी वहां घात लगाए बैठा विक्रम सामने आ जाता है। वो झाड़ियों के पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। राजू की दुकान को फिर से चलता देख उसका खून उबलने लगता है। वो राजू को बर्बाद करने की एक घिनौनी योजना बनाता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और राजू के काउंटर से जबरदस्ती एक पकौड़ा उठाकर मुंह में डाल लेता है। पकौड़ा मुंह में डालते ही विक्रम अचानक अपना पेट पकड़ लेता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जोर जबरदस्ती से उल्टी करने का, थू थू करने का घिनौना नाटक करने लगता है। छी छी, उबक। अरे चाची, रुक जाओ, मत खाना ये पकोड़े, रुक जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगी। इस पकोड़े में से तो सड़े हुए मांस की गंदी बदबू आ रही है। मेरा तो दम घुट रहा है। उबक, लगता है इसका चिकन पूरी तरह सड़ चुका है। अरे क्या हुआ विक्रम बेटा, सचमुच उल्टी हो रही है क्या? क्या पकोड़ा सड़ा हुआ है? हाँ चाची, देखो मेरी हालत। मुंह में डालते ही ऐसा लगा जैसे महीनों पुराना सड़ा हुआ और मरा हुआ मांस है। इस लालची राजू ने 2 पैसे बचाने के चक्कर में बाजार से मरा हुआ और सड़ा हुआ चिकन इस्तेमाल किया है। मत खाना चाची, सीधे अस्पताल पहुंच जाओगी। छी रे राजू, धिक्कार है तुझ पर। चंद पैसों के लालच में तू हमें सड़ा हुआ मांस खिलाकर बीमार करना चाहता है। हम तो तुझे बड़ा ईमानदार और सीधा समझते थे। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अरे नहीं चाची, मेरी बात तो सुनो। भगवान के लिए मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। मेरा चिकन एकदम ताजा है। मैं रोज सुबह मंडी से खुद देख परख कर लाता हूँ। ये विक्रम सरासर झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ मुझे बदनाम करने का नाटक कर रहा है। अब चुप कर ओए लालची। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, मुझे उल्टियां आ रही हैं और तू इसे नाटक कह रहा है। अच्छा हुआ चाची कि मैंने पहले खाकर देख लिया, वरना आज तो तुम दोनों का राम नाम सत्य हो जाता। चल री बहन, यहाँ से चल। ऐसे पापी के हाथ का खाना हमें नहीं खाना। थू है तेरी कमाई पर राजू। दोनों औरतें गुस्से में राजू को कोसती हुई वहां से चली जाती हैं। चौराहे पर खड़े अन्य लोग भी कानाफूसी करने लगते हैं और राजू के ठेले से दूर हट जाते हैं।
राजू की सालों की मेहनत, उसकी इज्जत और उसकी रोजी रोटी सब एक पल में कीचड़ में मिल जाती है। विक्रम सीना तानकर खड़ा होता है और मंद मंद मुस्कुराता है। विक्रम, तू इतना गिर सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी झूठी दुश्मनी निकालने के लिए तूने आज एक गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर याद रखना विक्रम, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, हिसाब सबका होगा एक दिन। जा जा, बड़ा आया ऊपर वाले का ठेकेदार। देखी मेरी एक्टिंग, बन गया ना मैं पूरे गांव का भला आदमी, और तेरी दुकान हो गई हमेशा के लिए ठप। अब बैठ यहाँ रात भर और मक्खियां मार, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विक्रम कॉलर ऊंची करके मुस्कुराता हुआ चला जाता है। राजू पूरी तरह टूट जाता है। वो ठेले के कोने में सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई। लेकिन राजू को ये नहीं पता था कि उसकी इस बेबसी, सच्चाई और पूरे ड्रामे को सड़क के दूसरी तरफ कोहरे और अंधेरे के पार खड़ी एक शानदार चमचमाती लग्जरी कार के अंदर से दो लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। कार का शीशा नीचे उतरता है और उसमें से दो सूट बूट पहने शहर के बाबू बाहर आते हैं। उनका नाम रॉकी और सैम है। वे दोनों राजू के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी भाई, अरे सुनो, जरा हमारी मदद करोगे? यहाँ से हाईवे का रास्ता किधर जाता है? हमारी गाड़ी का जीपीएस नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। टोटल कंफ्यूजन है यार। बाबूजी, यहाँ से हाईवे तो बहुत दूर है और इस आफत की बारिश में आगे का जो मुख्य रास्ता है वो भी टूट गया है। पानी भरा है वहाँ। कम से कम 50 कोस तक आगे आपको कोई होटल, दुकान या रास्ता नहीं मिलेगा। ओ नो, रास्ता ब्लॉक है और मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है यार। सुबह से हम लोग सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ढंग का फूड नहीं मिला। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है और राजू के ठेले पर रखे मसालों और पकोड़ों की सौंधी सौंधी महक उन दोनों बाबुओं के नाक तक पहुंचती है। सैम की लार टपकने लगती है। अरे रॉकी, देखो यहाँ तो कुछ गरम गरम फ्राई हो रहा है। क्या खुशबू है यार, गजब। रॉकी ठेले को ऊपर से नीचे देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए, व्हाट? सैम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सड़क किनारे इस छोटे से फटे हुए ठेले का खाना खाओगे? पता नहीं कैसा ऑयल इस्तेमाल करता है। बारिश में कितनी गंदगी और मक्खियां होती हैं। अभी उस लड़के ने कहा ना कि चिकन सड़ा हुआ है, बीमार पड़ जाओगे भाई। बाबूजी, भले ही मेरा ये ठेला छोटा है, मेरी तिरपाल फटी है, पर मेरी नीयत और मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ है। मैं अपने खाने में कभी एक रत्ती की मिलावट नहीं करता। घर के पिसे हुए शुद्ध मसाले और एकदम बढ़िया तेल इस्तेमाल करता हूँ। वो लड़का मुझसे जलता है, इसलिए झूठ बोल कर गया। आप दुनिया की फिक्र छोड़िए, मेरे कहने पर बस एक बार चक्कर देखिए। अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत दीजिएगा। यार रॉकी, मुझे हाइजीन की फिक्र नहीं है, मुझे बस खाना चाहिए। भूख से पेट में आग लगी है। भाई राजू, जरा हमारे लिए एक प्लेट कड़क वाले मसालेदार चिकन पकौड़े लगा ही दो। राजू के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जगती है। वो तुरंत कढ़ाई के नीचे आग तेज करता है, साफ कपड़े से प्लेट को साफ करता है और अपनी माँ की बताई गुप्त रेसिपी के मसालों में लिपटा चिकन कढ़ाई के खौलते तेल में डाल देता है। कुछ ही मिनटों में कुरकुरे, सुनहरे और गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो जाते हैं। राजू उन्हें हरी चटनी, नींबू और लच्छेदार प्याज के साथ पत्तल पर सजाकर दोनों बाबुओं को परोसता है। रॉकी और सैम पहला बाइट अपने मुंह में लेते हैं। पकौड़ा चबाते ही दोनों के चबाने की रफ्तार रुक जाती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। रॉकी, इसे टेस्ट करो। ये तो दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के शेफ से भी कहीं ज्यादा क्रिस्पी, जूसी और टेस्टी है। वाओ, सचमुच क्या स्वाद है। मसालों का ऐसा बैलेंस मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं चखा। अरे सुनो सैम, हमें जिसकी तलाश थी वो आखिरकार इस छोटे से गांव में मिल गया। आप लोग किस तलाश की बात कर रहे हैं? राजू भाई, मेरा नाम रॉकी है और ये मेरे पार्टनर सैम हैं।
हम दोनों शहर के सबसे बड़े इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर आयोजक हैं। अगले हफ्ते शहर में बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जहां देश विदेश से लोग आ रहे हैं और वहां जीतने वाले को नगद 1 लाख रुपए का इनाम और एक बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ राजू, और सुनो, तुम्हें वहाँ इस पूरे जिले के सबसे मशहूर रईस और घमंडी माखन के ढाबे के मालिक माखन से कंपटीशन करना है। हम माखन के घमंड को तोड़ने के लिए किसी ऐसे हुनरबाज को ढूंढ रहे थे जिसके हाथ में असली जादू हो। क्या माखन का ढाबा? अरे नहीं बाबूजी, माखन तो बहुत बड़ा और पहुंच वाला आदमी है। उसका ढाबा पूरे 3 जिलों में मशहूर है। बड़े बड़े वीआईपी लोग वहाँ खाना खाते हैं और उसके पास बड़े बड़े शेफ काम करते हैं। मैं तो एक अदना सा गांव का ठेले वाला हूँ। भला मैं उस घमंडी माखन का मुकाबला कैसे करूँगा? और मेरे पास तो शहर जाने और वहाँ रुकने के पैसे भी नहीं हैं। राजू भाई, पैसे की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। तुम्हारी एंट्री फीस, शहर आने जाने का और वहाँ रहने का पूरा खर्च हमारी संस्था उठाएगी। वो माखन अपने पैसों के घमंड में हर छोटे दुकानदार को कीड़ा मकोड़ा समझता है, लेकिन तुम्हारे हाथ के इस देसी स्वाद में वो दम है जो उसके बड़े से बड़े ढाबे के घमंड को चूर चूर कर सकता है। बस तुम अपनी ये कला और अपनी साफ नीयत लेकर वहाँ आ जाओ। कल सुबह हमारी गाड़ी तुम्हें लेने इसी चौराहे पर आएगी। तैयार रहना। सैम और रॉकी राजू को पकोड़ों के पैसे के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे एडवांस के रूप में देते हैं और मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। राजू की आंखों में अब बेबसी के नहीं, बल्कि अपने हुनर को साबित करने और अपनी तकदीर बदलने की उम्मीद के आंसू थे। 1 हफ्ते बाद, स्थान शहर का आलीशान इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल पंडाल। चारों तरफ रंग बिरंगी जगमगाती लाइटें लगी हैं, बड़े बड़े बैनर लटके हैं। देश भर से आए नामी गिरामी शेफ अपने आधुनिक बर्तनों और मशीनों के साथ तैयार हैं। पंडाल में हजारों दर्शकों और जजों की भीड़ उमड़ी है। पंडाल के काउंटर नंबर 5 पर राजू अपने साधारण बर्तनों, लोहे की कढ़ाई और पीतल के झारे के साथ खड़ा है। उसकी पत्नी कमला भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ खड़ी है। वहीं ठीक सामने वाले काउंटर नंबर 6 पर माखन ढाबा का मालिक घमंडी माखन अपने महंगे शेफ कोट, फैंसी टोपी और 4 नौकरों के साथ सीना ताने खड़ा है। राजू को देखकर माखन जोर से हंसता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो भैया देखो, इस बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन का स्तर कितना गिर गया है। अब गांव के सड़क छाप ठेले वाले और कीचड़ में पकौड़े छानने वाले भी मेरा मुकाबला करेंगे। ओए राजू, ये इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल है, तेरा वो गांव का गंदा चौराहा नहीं है। मेरे ढाबे के स्वाद के आगे बड़े बड़े अफसर घुटने टेकते हैं। तू ये गंदे और सड़े हुए पकौड़े लेकर कहाँ आ गया? अपनी बेइज्जती करानी है क्या? अभी भी वक्त है, बोरिया बिस्तर समेट और भाग जा यहाँ से। सुनो जी, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। माखन जी, ढाबा आपका बहुत बड़ा हो सकता है, आपके बर्तन बहुत चमक सकते हैं, पर स्वाद पैसों से या बर्तनों की चमक से नहीं आता। स्वाद आता है साफ नीयत, ईमानदारी और दिल से। मुकाबला बर्तनों की कीमत में नहीं, बल्कि कढ़ाई के हुनर में होगा। बाकी कौन कैसा है, इसका फैसला तो सामने बैठे जज साहब करेंगे। तभी पंडाल का बड़ा सा सायरन बजता है। पू पू। एंकर माइक पर घोषणा करता है, कुकिंग कंपटीशन शुरू किया जाए, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। माखन तुरंत अपने आधुनिक ओवन, विदेशी सॉस और महंगे मसालों का उपयोग करके एक फैंसी चिकन डिश तैयार करने में जुट जाता है। दूसरी तरफ राजू एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है, भगवान को याद करता है और अपनी मां की सिखाई हुई पारंपरिक देसी रेसिपी से कड़ाही में तेल गरम करता है। राजू अपने कांपते हाथों को संभालते हुए चिकन के टुकड़ों को खास मसालों, बेसन और हरी मिर्च के पेस्ट में मिलाता है।
जैसे ही वो चिकन पकौड़ों को खोलते हुए तेल में डालता है, छन 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 की आवाज के साथ पूरे पंडाल में ऐसी सौंधी और लाजवाब खुशबू फैलती है कि वहां मौजूद सभी लोग माखन के काउंटर को छोड़कर राजू के काउंटर की तरफ देखने लगते हैं। माखन के महंगे पकवानों की खुशबू राजू के पकौड़ों की खुशबू के आगे हवा हो जाती है। समय समाप्त होने का सायरन बजता है। हेड जज, मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ रॉकी और सैम सभी काउंटरों का दौरा करते हुए अंत में माखन और राजू के काउंटर पर पहुंचते हैं। पहले वे माखन की डिश का एक टुकड़ा खाते हैं। माखन जी, आपकी डिश दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, सजावट भी अच्छी है, लेकिन इसमें सिर्फ मसालों और सॉस का दिखावा है। अंदर से चिकन में वो बात नहीं है। स्वाद बहुत साधारण है। माखन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। इसके बाद जज राजू के काउंटर पर आते हैं। राजू बड़े आदर से पत्तल पर सजे गर्मा गर्म क्रिस्पी चिकन पकौड़े और तीखी हरी चटनी जजों के सामने रखता है। हेड जज पकौड़े का पहला क्रिस्पी बाइट अपने मुंह में रखते हैं। कुर की आवाज आती है। पकौड़ा मुंह में जाते ही हेड जज की आंखें बंद हो जाती हैं। वे स्वाद में खो जाते हैं। वे तुरंत दूसरा और तीसरा पकौड़ा भी उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल। माखन की डिश में सिर्फ दिखावा था, लेकिन इस राजू के चिकन पकौड़े में असली हिंदुस्तान की मिट्टी का स्वाद है। ये क्रिस्पीनेस, मसालों का देसी तड़का और ये लाजवाब हरी चटनी, इसने तो मेरा दिल जीत लिया। माखन का करोड़ों का ढाबा भी इस स्वाद के आगे पूरी तरह फेल है। पूरा हॉल और पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दर्शक राजू के नाम के नारे लगाने लगते हैं। माखन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और उसका घमंड पल भर में चूर चूर हो जाता है। तो देवियों और सज्जनों, इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल के महामुकाबले के विजेता हैं हमारे गांव के हुनरबाज राजू चिकन पकोड़े वाले। रोती हुई आंखों से राजू स्टेज पर जाता है। रॉकी और सैम उसे 1 लाख रुपए का बड़ा सा चेक और चमचमाती ट्रॉफी सौंपते हैं। राजू की किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। कुछ महीने बाद मौसम बदल चुका है। बारिश का सीजन खत्म हो चुका है और सर्दियों की शुरुआत है। रामपुर गांव के उसी चौराहे पर जहां कभी राजू का छोटा सा ठेला था, आज वहां एक बड़ा, आलीशान और साफ सुथरा रेस्टोरेंट खुल चुका है, जिसका नाम है राजू का रॉयल चिकन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भारी भीड़ लगी है। राजू अपने काउंटर पर बैठा मुस्कुराते हुए ग्राहकों को संभाल रहा है और कमला गल्ले पर बैठी है। तभी रेस्टोरेंट के मुख्य दरवाजे पर फटे पुराने, फटे हाल कपड़ों में, भूख से बेहाल, अत्यंत कमजोर एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाल बिखरे हैं और चेहरे पर गहरी लाचारी है। राजू की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। वो ध्यान से देखता है और चौंक जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही विलन विक्रम था, जिसने राजू की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की थी। राजू काउंटर से उठकर उसके पास जाता है। विक्रम भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? राजू भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हारी दुकान बंद कराने के लिए, तुम्हें बदनाम करने के लिए उस दिन झूठी उल्टी का घिनौना नाटक किया था। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है राजू भाई। पर हुआ क्या विक्रम भाई? शांत हो जाओ। राजू भाई, उस आफत की बारिश और उसके बाद आए तूफान में हमारे खेत डूब गए, हमारी कोठी ढह गई और मेरे पिताजी कर्ज में डूब गए। मेरा सब कुछ तबाह हो गया। आज मैं और मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज हैं। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया भाई, मुझे माफ कर दो। विक्रम को इस दयनीय हाल में देखकर राजू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो विक्रम के कंधे पकड़ता है और उसे गले से लगा लेता है। विक्रम भाई, दिल छोटा मत करो। इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलतियां किससे नहीं होती, पर जो अपनी गलती मान ले और सही रास्ते पर आ जाए, वो इंसान बुरा नहीं होता।
तुम अब कहीं नहीं जाओगे और ना ही भूखे रहोगे। तुम मुझसे नफरत नहीं करते राजू भाई? नफरत कैसी भाई? आज से तुम मेरी इस दुकान के मैनेजर हो। इस रेस्टोरेंट का पूरा हिसाब किताब आज से तुम ही संभालोगे। मुझे तुम पर पूरा